सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट स्टार्ट किया था। एक क्लास हमारी हो चुकी है, सेकंड क्लास ले रहे हैं। तो सर हमने ये समझा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में पेपर कैसा आता है, हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे, क्या स्टडी मटेरियल हमें यूज करना है, वगैरह वगैरह। आफ्टर दैट हमने ये समझा कि सर हमारी कॉस्ट ऑडिट जो है उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है हमने ये पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ चुके थे जो आपके सामने है, राइट। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट क्या है। ठीक है सर, देखिए ऐसा है कि हमारे प्रोफेशनल की लाइफ में बहुत सारी ऑडिट्स होती हैं, राइट। कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्टेचुटरी ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, बहुत सारी, फॉरेंसिक ऑडिट बहुत है। ठीक है, अब सर सवाल ये है कि हम कितनी ऑडिट की डेफिनेशन याद करेंगे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ऑडिट की डेफिनेशन याद करना, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं ऑडिट का फंडामेंटल पकड़ना होगा कि सर मुझे ऑडिट का मतलब पता है, और ऑडिट का मतलब पता है तो मुझसे आप किसी भी ऑडिट का मतलब पूछ लो, मैं बता दूंगा। इस तरीके से हमें इसको रेडी करना है। तो एक बार के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि अपन ने इंटर में पेपर नंबर जो 10B था ऑडिट, उसमें हमने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने सर पढ़ा था कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा बस वही लिख रहा हूं कि ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ठीक है, किस चीज का सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, हम एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, क्यों? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमने पढ़ा था, राइट। ठीक है, अब सर यहां पे कुछ वर्ड्स के मतलब हम एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। पहला वर्ड आता है इंडिपेंडेंट। ऑडिट में इंडिपेंडेंट वर्ड यूज क्यों किया जाता है? ऑडिट में इंडिपेंडेंट वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि जो ऑडिटर होता है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्सन और एनीथिंग। आप जब ऑडिट कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज से सर इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। इन्फ्लुएंस नहीं होने का मतलब है कि अगर मैं किसी के दबाव में आके किसी चीज से प्रभावित होकर ऑडिट करूंगा तो जाहिर सी बात है कि सर मैं एक फेयर ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, और अगर मैं फेयर ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा तो मेरे ऑडिट करने का कोई सेंस बनता नहीं है, राइट। कैसे कि सर देखिए, ऑडिट हम कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए ऑडिट कर रहे हैं सर कि एक बिजनेसमैन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक बिजनेसमैन अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाता है, फिर वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी बनाता है, राइट। अगर एक ट्रेडर है तो वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाता है, अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है तो वो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है, राइट। अब इन्होंने जो P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया या कॉस्ट शीट बनाई, वो सही है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब सर ये हमें क्यों चेक करना है? जो बनाने वाला है उसको नॉलेज होगा ही, उसने सही बनाई होगी, राइट। तो सर बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो हमें एक्सपर्ट मानती है। गवर्नमेंट कहती है कि वैसे तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी चाहिए, लॉजिकली तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को चेक करनी चाहिए। बैंक लोन दे रही है तो बैंक को चेक करना चाहिए, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, और इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टर को चेक करना चाहिए। पर बात यह है कि सर वो लोग इस चीज के एक्सपर्ट नहीं है, तो वो कहते हैं कि सर हमारे बस की बात नहीं है इनको चेक कर पाना। ठीक है, हमें इसका नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए तो हमें एक्सपर्ट बनाया गया है कि सर आप सीएमए हो और आप कॉस्ट के एक्सपर्ट हो, आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो आप चेक कर दो, आप जो बोलोगे हम मान लेंगे। भाई ऐसा समझिए, आज हम बीमार हो जाते हैं, फीवर आ रहा है, पेट दर्द आ रहा है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि सर पेट दर्द इस वजह से हो रहा होगा कि कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, या फिर खाली पेट बहुत देर से है तो उस वजह से हो रहा होगा, हम एक अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, पर क्या हम जजमेंट कर सकते हैं कि यस पेट दर्द जो है वो अपेंडिक्स की वजह से हो रहा है, पथरी की वजह से हो रहा है, या गैस्ट्रिक की वजह से हो रहा है? नहीं, हम जाते हैं एक्सपर्ट के पास। जब हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उन पे ट्रस्ट है,
वो उस चीज के एक्सपर्ट है, हम उनको जाके सारी बात बताते हैं और जैसे ही वो कहते हैं अरे कुछ नहीं है, गेस्टिंग का दर्द है, हम मान लेते हैं हाँ जी गेस्टिंग का दर्द। वो कहते हैं अपेंडिक्स का दर्द है, हम मान लेते हैं अपेंडिक्स। क्यों मान लेते हैं हम उनकी बात? क्योंकि वो उस चीज के एक्सपर्ट है, उन्होंने उस चीज की पढ़ाई की है और उन्होंने उस चीज में प्रैक्टिस की है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट हम कॉस्टिंग के डॉक्टर हैं सर। ठीक है, तो अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, तो बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो बैंकर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, कोई भी है, उन सबको ट्रस्ट हो जाता है कि भैया इस एक्सपर्ट ने चेक कर लिया, इसका मतलब ये रिकॉर्ड्स सही है। ठीक है, अब अगर उसमें भी हम बायस्ड हो गए तो सर हमारा यकीन कौन करेगा? ठीक है, बायस्ड होने का मतलब, ठीक है, इन्फ्लुएंस होने का मतलब किसी ने ज्यादा, है ना, नगर नारायण ज्यादा दिया, हमने बिना देखे साइन कर दिया। ठीक है, किसी ने रिश्तेदारी दिखाई, हमने बिना देखे साइन कर दिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इंडिपेंडेंट नहीं बोला जाएगा, और अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमारा ऑडिट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए हमें बोला गया है कि आप इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ऑडिट करते टाइम पे, राइट। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब कि सर जिसने ऑडिट अकाउंट्स बनाए, रिकॉर्ड्स बनाए, होने को तो वो भी सर अपने फील्ड में एक्सपर्ट ही है, पर हम उससे ज्यादा एक्सपर्ट हैं क्योंकि हमने टेक्निक्स पढ़ी है कि चेक कैसे करना है, कमियां कहां हो सकती है, तो दैट्स वाई हमें उसका एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। एन एंटिटी वर्ड इसलिए यूज किया गया कि सर देखिए कई बार लोग क्या हो जाते हैं कि सर इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट है तो इसकी ऑडिट होनी चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में लॉस है तो इसकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? हमें ये अगर चेक करने का हक है कि वो प्रॉफिट सही है या नहीं है, तो फिर हमें ये भी तो चेक करना होगा कि ये लॉस सही है या नहीं है, राइट। तो इसलिए एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, चाहे लॉस ओरिएंटेड हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमें उसकी सेम तरीके से ऑडिट करनी होती है। प्रोसीजर हल्का फुल्का वेरी कर सकता है, पर स्टेप सारे होंगे उसमें, हम किसी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, राइट। आगे लिखा गया ओपिनियन, कि सर क्योंकि हम ऑडिटर हैं तो हमारा काम सिर्फ ओपिनियन देना है, हम जज नहीं हैं, तो हम फैसला नहीं सुना सकते। आप ये कह सकते हैं कि मेरी ओपिनियन में ये रिकॉर्ड सही नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि 100% इस स्टेटमेंट में फ्रॉड है, वो आप नहीं कह सकते, राइट। आप सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं, और ओपिनियन कई सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसीलिए कहता है ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ब्लड हाउंड। तो ऑडिटर सर सिर्फ बताता है कि हमारी राय ये है, जैसे डॉक्टर सिर्फ बताता है कि मेरी राय ये है। ठीक है, आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो नीचे लिखा हुआ रहता है कि सर ये जो टेस्ट के रिजल्ट है ये आपने जो सैंपल दिया और हमने जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए उसके हिसाब से है। अगर सैंपल चेंज होता है या कोई टेक्निक्स चेंज होती है तो रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा ओपिनियन देते हैं, राइट। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ऑडिट होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड ना हो, ठीक है, पर हमने उसको अच्छे से चेक किया, ये हम अश्योरेंस दे देते हैं, तो इसलिए बोला गया हम ओपिनियन देते हैं। ठीक है, किस बात पे ओपिनियन देते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू पे। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि हमने चेक कर लिया है, इसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना होने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सर कि इसमें कोई बड़ी गलती नहीं है, छोटी मोटी एरर कि भाई किसी इनवॉइस पे साइन नहीं है, किसी में 100 रुपए की कैलकुलेशन एरर, वो चीजें हो सकती है, बड़ी गलती नहीं है, ये हम हमारी ओपिनियन देते हैं, राइट। तो इसलिए हम फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं। अब सर आप खुद बताइए, कॉस्ट ऑडिट की अगर मुझे डेफिनेशन डिजाइन करनी है तो मैं कैसे डिजाइन करूंगा? मैं तो वहीं से स्टार्ट करूंगा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ। अब यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं रिप्लेस कर दूंगा, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं रिप्लेस कर दूंगा फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट सीट्स, कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो इन चीजों से मैं, जैसे यहां पे लिखा है कॉस्ट बुक, कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट स्टेटमेंट एंड सब्सिडरी एंड प्राइम डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने वो रिप्लेस कर दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट डॉक्यूमेंट ले आया मैं, ठीक है। ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अब यहां पे भी हम ओपिनियन ही देंगे, ठीक है, यहां पे भी हम जजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे भी हम तो है तो ऑडिटरी, राइट, ठीक है। अब मेन जो प्रॉब्लम यहां पे आपको आएगी या फिर जिस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है सर, वो है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस बात को ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर मैंने यहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्यों नहीं लिखे, ये बताओ। जब मैंने फाइनेंशियल
स्टेटमेंट के ऑडिट में ये लिखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा हूं और ट्रू एंड फेयर व्यू भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही आ रहा है, लिखा था ना। तो फिर मैंने कॉस्ट ऑडिट में ये क्यों नहीं लिखा कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स? बताओ, ये है मेन काम की बात। तो सर इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। देखिए, अगर एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है, सपोज एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है, तो मुझे बताइए वो कंपनी P&L अकाउंट कितने बनाएगी? अगर एक कंपनी के 10 प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, जैसे पतंजलि ले लो या कोई भी ले लो, तो वो अपने P&L अकाउंट कितने बनाती है? सर एक ही बनाती है। बैलेंस शीट कितनी बनाती है? सर एक ही बनाती है, ठीक है। अब बताइए कॉस्ट शीट कितनी बनाती है वो? बताओ, एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है तो वो कॉस्ट शीट्स कितनी बनाती होगी? ऑब्वियस सी बात है सर, वो 10 कॉस्ट शीट बनाती है। क्यों? क्योंकि एक कॉस्ट शीट में हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कॉस्ट शीट बनाएगी, जाहिर सी बात है। यस, राइट। अब मैंने अगर इन 10 कॉस्ट शीट में से एक कॉस्ट शीट को एग्जामिन किया, मुझे बताइए, अगर मैंने इन 10 कॉस्ट शीट में से 10 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को मैंने एग्जामिन किया, वेरीफाई किया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बाकी 9 प्रोडक्ट तो मैंने चेक ही नहीं किए। अगर मैंने ये लिख दिया कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तो इसका मतलब तो मैं 10 के 10 प्रोडक्ट को ये बोल रहा हूं कि ये सही है। अरे जब मैंने चेक ही एक प्रोडक्ट किया है तो 10 को कैसे कर सकता हूं? ठीक है, तो ये लॉजिक बनता है कि हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, अब इसी से दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि इसका मतलब तो सर ये हुआ कि अगर मैं 10 प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है, तो मुझे 10 की ऑडिट अलग अलग करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है पर उनमें से ऑडिट करने की जरूरत 2 ही प्रोडक्ट की हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? आंसर इज यस, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो प्रोडक्ट वाइज होती है। यहां से ये पॉइंट आपको पकड़ना है, कॉस्ट ऑडिट प्रोडक्ट वाइज होती है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक ही बनते हैं, इसलिए फाइनेंशियल ऑडिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ही होती है, चाहे उसमें प्रोडक्ट कितने भी हो, राइट। और कॉस्ट ऑडिट क्योंकि कॉस्ट शीट की होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने की होती है, इसलिए वो प्रोडक्ट वाइज होती है। तो यहां पे आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जो कॉस्ट ऑडिट करते हैं दैट इज प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट ऑडिट, राइट। यस, तो अब मैं इसको हटा दूं एक बार, ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको फिर चीजें साफ सुथरी दिख जाए। अब एक बार वापस अपन देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है, ये सब मैंने हटा दिया। वैसे आपके पास रिकॉर्डिंग में है तो आप देख लेना। कॉस्ट ऑडिट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट बुक्स, कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट स्टेटमेंट एंड सब्सिडी एंड प्राइम डॉक्यूमेंट विथ ए व्यू टू सेटिस्फाइंग द ऑडिटर दैट दीज प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ गए? तो ये प्रोडक्ट वाइज होती है, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट की ऑडिट होनी है और कौन से प्रोडक्ट की ऑडिट नहीं होनी है, राइट? आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा। तो यस, इसकी प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट की ऑडिट होनी है और कौन से प्रोडक्ट की ऑडिट नहीं होनी है। ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट? चलिए, उसके बाद में सर एक डेफिनेशन हमें और दे रखी है, सीमा लंदन, ठीक है। जैसे इंडियन सीएमए होता है वैसे ही लंदन का भी सीएमए होता है, और लंदन का जो सीएमए है उसका नाम, उसका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है सीमा, CIMA, ठीक है। तो उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी, तो उनकी भी सुन लेते हैं। चीज वही है, अब जो बेसिक आपने पकड़ लिया उससे हटके कुछ नहीं होगा, पर मैंने जस्ट फॉर योर रेफरेंस ये डेफिनेशन यहां पे डाली है। द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स और द अधरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान, ठीक है, कि आपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं, क्या उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, कॉस्ट अकाउंटिंग फंडामेंटल्स को यूज किया या नहीं किया, इस चीज का वेरिफिकेशन करना ही कॉस्ट ऑडिट है, राइट? ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहां पे लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। अब देखो यहां पे फिर से आप देखो साफ साफ क्या लिखा है कि सर कॉस्ट ऑडिट वेरिफिकेशन करता है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट
या सर्विस की कॉस्ट या एक्टिविटी की कॉस्ट। इसका मतलब ये होल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एन एंटरप्राइज इन अकॉर्डिंग विद द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज रिलेवेंट टू द वॉलंटरी कॉस्ट ऑडिट विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, ठीक है। तो सर अगर आप मान लीजिए, जरूरी थोड़ी है कि मेरे ऊपर कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल है तो ही मैं कॉस्ट ऑडिट कराऊं। अगर मेरे ऊपर कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है तो भी तो मैं कॉस्ट ऑडिट करवा सकता हूँ, यस। तो ये डेफिनेशन वहां पे भी हमारे काम आ जाती है, ठीक है। फिर आईसीआई मतलब हमारा जो इंडिया का सीएमए है, तो आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा साहब हम भी दे देते हैं कुछ डेफिनेशन, बताइए जी। तो कॉस्ट ऑडिट एक सिस्टम है ऑफ ऑडिट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया गवर्नमेंट ने लगाया है, ताकि वो रिव्यू, एग्जामिनेशन और अप्रेजल करवा सके कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एंड अटेंडेंट इंफॉर्मेशन का, रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द स्पेसिफिक इंडस्ट्री। अब यहां पे भी आप एक वर्ड को ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री, ठीक है। सर जो इंडस्ट्रीज होती है, क्या सब सेम कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखते हैं? क्या सब सेम डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं? आंसर इज नो। सारी इंडस्ट्री सेम रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने अलग अलग इंडस्ट्री के लिए भी कुछ मेंशन किया हुआ है कि आपको ये रिकॉर्ड्स रखने हैं, ये नहीं रखने हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए, एक बार मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि वैसे तो हम जानते हैं कि सर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के रिकॉर्ड तो रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं सर, तो फार्मा इंडस्ट्री में क्या हमें यह भी मेंटेन करना पड़ेगा कि एक्सपायर्ड मेडिसिन कितनी थी, उन एक्सपायर्ड मेडिसिन का ट्रीटमेंट क्या हुआ, क्या उन्हें डिस्पोज किया गया, नहीं किया गया? जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है उन्हें हमें डिस्पोज करना होता है, मतलब जला देते हैं या फिर ट्रीट कर देते हैं, मतलब उसको नष्ट करना है, उसको यूज नहीं कर सकते आप एज पर रूल, राइट। तो इस इंडस्ट्री को फिर ये रिकॉर्ड भी तो रखना पड़ेगा कि हमने इस साल कितनी मेडिसिन हमारी एक्सपायर हुई, कि उनको हमने कैसे डिस्पोज किया, ये भी तो रखना पड़ेगा, राइट। तो वो इंडस्ट्री वाइज कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स रखने के इंस्ट्रक्शन भी इंडियन गवर्नमेंट देती है। इसके लिए एक सेक्शन है हमारा कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 148, उसमें पावर दिया गया है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो इंडस्ट्री वाइज बता सकती है कि किसको क्या क्या रिकॉर्ड एक्स्ट्रा रखने हैं, टाइम टू टाइम जब उनको लगता है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब सर यूके की भी बात कर लो, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूके, वो क्या उन्होंने भी बोला कि सर कॉस्ट ऑडिट एज द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड ए चेक ऑन द अदरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। ये वाली ही है जो ऊपर लिखा ना, वो एक ही बात है, ये और ये सेम ही है, ठीक है। हमने इसमें से खाली एक पोर्शन उठा दिया है, ओके। तो हम कॉस्ट ऑडिट में ये चेक करते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंट्स है वो करेक्ट है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है, राइट। बताइए, बात समझ में आ गई? व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो ये बेटा हमारा हो गया ओरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, क्यों, इंस्टीट्यूट का क्या बैकग्राउंड है, कॉस्ट ऑडिट का क्या बैकग्राउंड है, वो सब हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार इस पे शॉर्ट नोट पूछा गया है, इसलिए आपको ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट? देखो, मैं जब भी थ्योरेटिकल कोई भी क्लास लेता हूँ, चाहे वो कॉस्ट ऑडिट की है, चाहे डायरेक्ट टैक्स में कोई थ्योरेटिकल टॉपिक है, चाहे वो इंटर की ऑडिट है, ठीक है, मैं उसमें सर एक चीज हमेशा कहता हूँ कि थ्योरेटिकल पेपर में आप बहुत सारी चीजें याद नहीं कर सकते, तो यू हैव टू फ्रेम द आंसर। आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। अगर आपको आंसर फ्रेम करना नहीं आता ना, तो रट्टाफिकेशन से सर मैं एडवांटेज के 8 पॉइंट याद करके आया हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव के 8 पॉइंट याद करके आया हूँ, मैं डिसएडवांटेज के 8 पॉइंट याद करके आया हूँ, उससे काम नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? कि वो पॉइंट आपस में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। फिर आप एग्जाम में जब लिख रहे होते हैं तो 2 ऑब्जेक्टिव लगा दिए, 2 आपने इंपॉर्टेंस लगा दी, कहीं पे कुछ डिसएडवांटेज वाले को लिख दिया, तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेमिंग आपको आनी चाहिए। तो सर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज, मुझे लगता है कि सर इनमें वैसे कोई विशेष फर्क नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि किसी काम को हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, किसी काम को हम क्यों कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब वैसे तो हर पर्सन का किसी भी काम को करने का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। भाई आप सीएमए क्यों कर रहे हैं?
कोई कहेगा सर मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ। कोई कहेगा सर मुझे जॉब चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ। कोई कहेगा मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। कोई कहेगा कि सर मुझे शादी करनी है ना, किसी सीएमए लड़की से, इसलिए मैं सीएमए कर रहा हूँ, राइट। और कोई कहेगा कि सर सीएमए नाम अच्छा है, बड़ा कोर्स है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। वो हो सकता है, ठीक है, पर हम उन ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियां ऑब्जेक्ट कॉस्ट ऑडिट क्यों करवाती है। ऑब्जेक्टिव उसको, जब आप पढ़ रहे होते हैं दैट टाइम आपका व्यू जो होता है ना, वो अपर व्यू होना चाहिए, कस्टमर व्यू नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? आप एक एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर अगर सोचेंगे तो कहीं आप वो उन चीजों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका जो सोचने का लेवल है वो ऊपर से देखेंगे कि बिजनेसमैन क्यों ऑडिट करवा रहा है, राइट, या गवर्नमेंट क्यों ऑडिट करवा रही है, उस ऑब्जेक्टिव पे जाइए, ठीक है। तो मुझे सीएमए बनना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे छोकरी चाहिए, वो सब चीजें आपके ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट के नहीं है, राइट। हम बात गवर्नमेंट की कर रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट ऑडिट क्यों करवा रही है? और अगर मैं ये कहूं कि कॉस्ट ऑडिट कराने के बाद क्या मिलेगा, तो सर इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। जिस चीज के लिए हम ऑडिट करा रहे हैं मोस्टली वही चीज हमें मिलेगी। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद है तो आप बेनिफिट लिख सकते हैं, बेनिफिट याद है तो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। उसको लैंग्वेज को फ्रेम करने की जरूरत है, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं टू। बेसिकली जब हम किसी भी चीज के ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो उसमें हम टू लगाते हैं। टू का मतलब जो काम होना है, जैसे टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये करने के लिए, ठीक है। और इसमें हम लगा देते हैं इट हेल्प्स। समझ रहे बात को? तो अगर मैंने लिख दिया टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अचीव करने के लिए कॉस्ट ऑडिट करा रहा हूं, और यहां पे मैं लिख दूंगा कि कॉस्ट ऑडिट कराने से क्या मिलता है, तो इट हेल्प टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज या टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो वहां पे सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी, चीज वही है। तो इसलिए आपको यहां पे क्या आना चाहिए, फ्रेमिंग आनी चाहिए, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सर हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, कॉस्ट ऑडिट को करवाने के दो तरीके के ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, और आपको इनको सेपरेटली याद करना है। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉस्ट ऑडिट के जनरल ऑब्जेक्टिव बताइए। तो जब आपसे जनरल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे ना, तो आप ये वाले पॉइंट लिखेंगे। और कई बार आपको पूछा जाता है कॉस्ट ऑडिट कराने के सोशल ऑब्जेक्टिव बताइए, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो फिर आप ये लिखेंगे, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना सा है, सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं और जनरल पॉइंट ऑब्जेक्टिव सबके पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। उसमें मैन्युफैक्चरर खुद भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गई, सब आ गए उसमें, राइट। तो सबसे पहले हम जनरल ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, ठीक है। पहला लिखा है टू प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू द वेरियस ऑपरेशनल डिस्क्लोजर टू द डायरेक्टर्स, ठीक है। इस पॉइंट को समझने के लिए बेटा आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है। पता है किसी को? ये आपके सीएमए फाइनल के लॉ में भी 10 मार्क्स का टॉपिक आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। सर देखिए ऐसा है, कभी आपने ऐसा सोचा, जैसे आपने इंटर में कंपनी लॉ पढ़ी, तो क्या आपने ये सोचा कि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट करवानी चाहिए, कॉस्ट ऑडिट करवानी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए, डायरेक्टर की मीटिंग्स होनी चाहिए, एजीएम होनी चाहिए, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होना चाहिए, जो भी काम आप करेंगे उस काम की जानकारी आरओसी को होनी चाहिए? क्या ये सब चीजें आपने लॉ में पढ़ी है? बताओ। कंपनी जो कुछ भी करती है उसकी जानकारी आरओसी को दो, बोर्ड मीटिंग करो, डायरेक्टर अपॉइंट करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो, ये सब पढ़े हैं आपने लॉ में? यस। अब मेरा सवाल ये है कि वाई, क्यों हमें बोर्ड मीटिंग करनी है, क्यों हमें डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, क्यों ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये सब चीजें क्यों बनाई गई? तो सर इसका जो मेन रीजन है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो मैं पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझाता हूं, ये पॉइंट आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। सर क्या होता था पहले, है ना, पहले क्या, मैं देखो पढ़ाई में जब क्लास लेता हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको पढ़ा लिखा हुआ पढ़ के बता दिया और चलो हो गया, वो वाला काम नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझे, हम एक डिस्कशन करते हैं, मैं एक डिस्कशन करता हूँ, तो मेरा तरीका ये है डिस्कशन का, राइट। ओके सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? पहले क्या होता था, एक कंपनी मैंने बनाई, ठीक है, अब वो कंपनी क्या करती है किसी को नहीं पता, वो कंपनी क्या करती है किसी को भी कुछ नहीं पता, ठीक है। मेरी कंपनी चल रही है, उसमें चाहे काम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्रेम कर रहा हूँ, अच्छा दिखा रहा हूँ कि मैं कमा रहा हूँ। ऐसे करते करते मैंने फिर लोगों को ये दिखाया कि मैं हर साल अच्छा कमा रहा हूँ।
अब लोग मेरी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, जिस दिन मोटा अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है मैं कंपनी बंद करके भाग जाता हूँ, राइट? बोलो पॉसिबल है या नहीं है? जब आपको पता ही नहीं है कि कंपनी में डायरेक्टर कौन है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, रिश्तेदार है या नहीं है, मीटिंग होती है या नहीं है, जब आपको ये सब पता ही नहीं है तो क्या मेरे लिए फ्रॉड करना आसान है? बिल्कुल आसान है सर, राइट? तो इसके लिए एक बिरला कमेटी बनाई गई, ठीक है, ये आप वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे वैसे तो एक बिरला कमेटी बनाई गई। उनको बोला गया कि सर हम क्या करें कि ये फ्रॉड्स वगैरह हम कंट्रोल कर सकें। तो उन्होंने कहा कि सर आप लाइए ट्रांसपेरेंसी। क्या लेके आइए? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह है कि कंपनी जो कुछ भी कर रही है वो उसके स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का ऑडिटर कौन है पता होना चाहिए, डायरेक्टर कौन है पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं है वो पता होना चाहिए, मीटिंग कब कब हुई पता होना चाहिए, कब अपॉइंटमेंट हुआ, कब रिजाइन हुआ, सब पता। तो ये सारी चीजें सर जो है ये इन्वेस्टर्स को और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता होनी चाहिए। ये कहना है, किसका कहना था? बिरला कमेटी का कहना था, ठीक है। गवर्नमेंट को भी लगा हाँ, क्योंकि अगर चीजें ट्रांसपेरेंट है तो फिर उसमें फ्रॉड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा समझिए कि एक कंपनी है सर, ठीक है, उस कंपनी ने एक ऑडिटर अपॉइंट किया, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सीए अपॉइंट किया एक, ठीक है। सीए ने ऑडिट की और 2 ही दिन में सीए ने फ्रॉड पकड़ लिया। जब सीए ने फ्रॉड पकड़ लिया तो कंपनी ने उसको कहा कि देखो सर ऐसा है, इस फ्रॉड को आप छोड़ो, दिमाग मत लगाओ और आप बस साइन कर दो रिपोर्ट, उसमें मत लिखो कि फ्रॉड है, ठीक है। सीए ने कहा ऐसे कैसे मत लिखो, मैं तो लिखूंगा, मैं तो इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, मैं तो लिखूंगा। तो कंपनी ने कहा कि अच्छा आप लिखोगे, नहीं मानोगे, पैसे ले लो। सीए ने कहा नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं तो लिखूंगा, राइट। तो कंपनी ने कहा निकलो यहां से, भागो, ठीक है। कंपनी ने उसको भगा दिया, निकाल दिया। अब कोई और पकड़ के लेके आए ऐसा आदमी जो कि पैसे लेके काम कर दे, उससे काम करवा लिया, उसने रिपोर्ट साइन कर दी, बात खत्म। अगर ऐसा होने लग गया तो फ्रॉड तो हो गया ना आराम से। अच्छा, उसको रखा और निकाला, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो कोई कंपनी को पकड़ भी नहीं सकता कि सर कंपनी ने फ्रॉड किया, राइट। ये मैं बात बता रहा हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने से पहले की। कहीं बोलेंगे अरे सर हमने पढ़ा है ADT1 फाइल होता है, मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी पता है ठीक है, पर मैं बात बता रहा हूं पहले की, कि पहले ये पॉसिबिलिटी थी। जब बिरला कमेटी ने कहा कि सब ट्रांसपेरेंसी लाइए आप, तो ट्रांसपेरेंसी लाने का मतलब अब जैसे ही आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर उस ऑडिटर ने फ्रॉड पकड़ लिया और आप उसको निकालना चाहते हैं तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन है ना ऑडिटर के रिमूवल का कि अगर आप ऑडिटर को निकालते हैं तो पहले आपको बोर्ड मीटिंग करनी होगी, उसमें रिजोल्यूशन पास करना होगा, फिर हाँ पहले उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको 3 महीने में जनरल EGM करके उसको रेटिफाई कराना पड़ेगा। ये सब पढ़ा है ना। तो ये सब प्रोविजन आने की वजह से अब एक मीडिएटर जो कि आरओसी है, वो मीडिएटर बैठी है, उसको सब पता है। तो आपने ऑडिटर रखा वो भी उसको पता है, और अगर आप निकाल रहे हैं तो वो भी पता है, और वो पूछेगी कि क्यों क्यों निकाल रहे हो भाई, क्या रीजन है। तो जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी आएगी और फ्रॉड कम होंगे, राइट। अब कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है सर? कॉस्ट ऑडिट में भी यही होता है कि कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करता है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और वो रिपोर्ट वो आरओसी को भी देता है। आरओसी को रिपोर्ट जाने का मतलब ये हो गया कि वो जो रिपोर्ट है वो आरओसी के MCA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो हम वहां से कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो वहां से एक्सेस कर सकता है और वो देख सकता है कि क्या है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी हो गई। तो कॉस्ट ऑडिट कराने से भी क्या होता है सर? ट्रांसपेरेंसी आती है, क्योंकि ऑडिटर की रिपोर्ट एकदम ओपन में अवेलेबल है तो फिर फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। अब किसी ने इन्वेंट्री को मैनिपुलेट किया, कम ज्यादा किया, तो ऑडिटर जब ऑडिट करेगा, कॉस्ट ऑडिट करेगा, तो वो उस वैल्यूएशन को भी चेक कर लेगा, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी इजीली हो जाएगा और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू कॉस्ट ऑडिट। टू वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर। देखिए ये मैं चीज हर बार बोलता हूं कि सर देखो, एक तो वर्ड होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक वर्ड होता है कॉस्ट यूनिट और एक वर्ड होता है कॉस्ट सेंटर। ये 3 वर्ड समझाइए मुझे कि इनका मतलब क्या है, इन तीनों शब्द का मतलब क्या है, पता है भाई? इंटर में कॉस्टिंग पढ़ी है ना, कॉस्टिंग में आता है, बोलो इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, पता नहीं पता? ठीक है, देखो क्या है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है, एक सेकेंड,
सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस चीज की हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस पेन की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं सर इस बैटरी की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर मैं इस पैनल की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो जिस भी चीज की हम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर वर्ड आता है सर कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब है किस मेजरमेंट में, मेजरमेंट यूनिट्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पर केजी, पर लीटर, पर यूनिट, पर टन किलोमीटर, पर नाइट, ठीक है। ये सब क्या है, कॉस्ट यूनिट, पर मैट्रिक टन, पर किलोवाट, ये सब क्या है, कॉस्ट यूनिट। जिस यूनिट में कॉस्ट को मेजर किया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। और नेक्स्ट पॉइंट आता है सर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है कि सर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जहां जहां पे हमारी मेनली कॉस्ट इंकर्ड होती है हम वहां पे कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। ऐसा मान लीजिए आप कुछ डिवीजन बनाते हैं या कुछ डिपार्टमेंट बनाते हैं और उसके आसपास जो भी कॉस्ट होती है उसको हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा समझिए कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, एडवर्टीजमेंट भी आ गया, कमीशन भी आ गया, और मान लीजिए कोई एजेंट है उसको कोई पैसा दे रहे हैं, उसकी सैलरी, वो सब आ गए। तो हम उन सारी चीजों को एक सेंटर पे एक नाम से एलोकेट कर देते हैं कि सर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इतना लगा, तो वो एक कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये है सर कि मान लीजिए ये हमारी पूरी वर्किंग है, ठीक है। अब इसमें कॉस्ट हर जगह लग रही है, यहाँ हर जगह कॉस्टिंग लग रही है सर, हर जगह कॉस्ट लग रही है, कुछ ना कुछ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बना दिए, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, ठीक है। और इसके आसपास जो भी कॉस्ट होती है मैं इस पे एलोकेट कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मुझे ये स्टडी करनी होगी कि कॉस्ट ज्यादा कहां लग रही है, किसको कंट्रोल करें, तो मैं देखूंगा कि इस सेंटर पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा है या इस पे ज्यादा है। और मान लीजिए मुझे पता चल गया कि सर इस सेकंड सेंटर पे कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो सोचिए मुझे इंप्रूवमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसी पे दिमाग लगाऊंगा कि कहां पे कॉस्ट ज्यादा है और उसको सुधार करूंगा। समझ गए, सिंपल। तो वो कॉस्ट सेंटर हो गए। अरे भाई जब सीवरेज प्लांट देखा है आपने अपने शहर में, नाले देखे, नाले, ठीक है तो नाले जब बनाए जाते हैं तो सर ऐसा होता है कि नाला एक लाइन से नाला बना हुआ है पूरा, नहीं, थोड़ी थोड़ी दूर में उसके कुछ टैंक्स बनाए जाते हैं, राइट। तो जब ब्लॉकेज हो जाती है तो पहले उन टैंक को देखा जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। अब उनको पता चलता है कि नंबर 1 2 3 4 5 तक तो ओके है, वहां तक तो फ्लो सही जा रहा है, उसके आगे है तो उनको सेंटर पता चल जाता है कि दिक्कत इस बीच में है, तो उसको ठीक कर लेते हैं। वायरिंग जब करते हैं उसमें भी ऐसा होता है। तो हर जगह ऐसा, प्लम्बिंग सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई होती है, सब जगह ऐसे कुछ सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां से हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो वैसे ही कॉस्ट के लिए भी हम कुछ सेंटर्स बनाते हैं जहां से हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कॉस्ट ज्यादा कहाँ लग रही है। ऐसे ही प्रॉफिट सेंटर भी होते हैं, राइट। अब हमारे ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट। मतलब जो अकाउंटेंट रहा होगा हमारा, उसने हमें निकाल के दिया होगा कि सर इस पेन की पर यूनिट कॉस्ट 40 रुपए है, ठीक है, इस चीज की पर यूनिट कॉस्ट 20 रुपए है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये सही है जो उन्होंने निकाल के दिया। तो उन्होंने जो कॉस्ट यूनिट पे कॉस्ट निकाल के दी क्या वो सही है, क्या उन्होंने कॉस्ट सेंटर पे जो कॉस्ट निकाल के दी वो सही है। ये चीजें हमें कॉस्ट ऑडिट पे पता चल जाती है, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट ऑडिट हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, फिक्सेशन ऑफ प्राइस। अगर आप किसी चीज की कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं और प्रॉपरली आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, तो क्या आप उसकी प्राइस भी प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कॉस्टिंग ही गलत निकाली है तो डेफिनेटली प्राइस भी गलत सेट हो जाएगी। समझ गए? जैसे इस पेन की कॉस्ट जो है, ये पेन आता है सर 3000 रुपए का पेन आता है, ये है ना, ये पेन 3000 रुपए का आता है, ठीक है। अब सर इसकी कॉस्टिंग निकालने वाले ने गलती कर दी और उसने कहा कि सर 300 का पड़ रहा है, ये पेन 300 रुपए का पड़ रहा है, कॉस्टिंग 300 आ रही है। तो बेचने वाले ने बोला कि ठीक है, अगर 300 का पड़ रहा है तो 350 में बेच देते हैं। इन्होंने 350 में बेचना स्टार्ट किया। थोड़े दिन बाद जब घाटा हुआ लंबा चौड़ा, तब पता चला कि अरे कॉस्ट तो 3000 थी, तो हमें 3000 के हिसाब से प्राइस सेट करनी चाहिए थी, पर कॉस्ट निकालने में गलती हो गई इसलिए प्राइस भी गलत सेट हो गई, राइट। तो कॉस्ट ऑडिट जब होती है तो क्या करता है, बेसिकली कॉस्ट वेरीफाई कर देता है, और जब कॉस्ट वेरीफाई हो जाता है तो सेल प्राइस फिक्स करने में आसानी हो जाती है, इस हिसाब से बोला गया है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि ऑडिट में हमें पता चल जाता है कि लॉस कहाँ हो रहा है, वेस्टेज कहाँ हो रही है,
तो उससे हम हमारी वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं और दैट्स वाई हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन बिटवीन द कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। आपने इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ा होगा, आपके कॉस्टिंग में पेपर नंबर 8 में आई थिंक पहला ही चैप्टर है, और उसी में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ जाता है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और आप उन दोनों को रिकंसाइल करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, राइट? तो वो होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सवाल ये आता है कि सर कॉस्टिंग से, सॉरी कॉस्ट ऑडिट से रिकंसिलिएशन का क्या लेना देना है? तो सर कॉस्ट ऑडिट से रिकंसिलिएशन का लेना देना इसलिए है कि जो हमारी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी जाता है। मतलब उसके जो एनेक्जर्स जाते हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के, उस एनेक्जर का एक पार्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। इट मींस कि जो भी कॉस्ट ऑडिट करेगा वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा रिकंसिलिएशन भी बन जाता है। ठीक है, किससे? कॉस्ट ऑडिट को करवाने से। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। अगर किसी भी तरीके का एरर या फ्रॉड है तो वो कॉस्ट ऑडिट में पकड़ में आ जाता है, इसलिए हम कॉस्ट ऑडिट करवा रहे हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, तो जो भी हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं उन सबको वेरीफाई करवा लेंगे। डिटेक्शन ऑन करेक्शन ऑफ अबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल एंड टाइम, कि सर मटेरियल और टाइम का अबनॉर्मल लॉस कहाँ हो रहा है, जब हम कॉस्ट ऑडिट करवाएंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर डिटेल में चेक करता है। ठीक है, अगर अबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो पता चल जाएगा तो इंप्रूव हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, राइट? ठीक है, एंड लास्ट वन इज एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटर फ्रॉम कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज रिगार्ड टू द एरिया वेयर परफॉर्मेंस कॉल फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है सर, ऐसा है, एक दो ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए आप। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, ए और बी। ए जो है सर ये ऑडिटेड है, इसकी ऑडिट होती है, और बी जो है ये नॉन ऑडिटेड है। ठीक है, क्या ये दोनों में फेयर कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसकी ऑडिट हुई है उसके तो डेटा अच्छे हैं, क्रेडिबल है। ठीक है, पर जिसकी ऑडिट नहीं हुई उसमें तो एसएससी जो है, जो क्लाइंट जो है, वो कुछ भी लिख सकता है, अच्छा दिखाने के लिए प्रॉफिट ज्यादा लिख सकता है, सेल ज्यादा लिख सकता है, किसको पता है कि सही है या गलत है? समझ गए? तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कंपेरेबल नहीं है। अगर दोनों की ऑडिट हो जाए कि सर इसको भी ऑडिट हो गई, ये भी ऑडिटेड है, तो यस, अब ये दोनों जो फर्म्स हैं ये कंपेयर हो सकती है, और इसके हिसाब से फिर ये पता लगाया जा सकता है कि कोई कंपनी अगर पीछे है तो क्यों है, तो उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बन जाती है। बोलिए, बात समझ में आई? यहां तक बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए, फिर आगे बात करेंगे। बोलो भाई, एनी डाउट्स? नहीं है? ठीक है, अब देखिए इसको याद करने के लिए मैंने थोड़ा सा एक कोई एक्रोनिम भी बनाया है कि पिकअप ऑफ फोर्ड वीडीआई। पिकअप का मतलब होता है जब गाड़ी का बूस्ट होता है ना, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो कितनी जल्दी वो रेस पकड़ लेती है, उसको बोलते हैं पिकअप। तो मैंने एक गाड़ी का यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि पिकअप ऑफ फोर्ड वीडीआई। इसको मैं लिंक करता हूँ जनरली पी का मतलब है प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, पी का मतलब है प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आई का मतलब है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट है सी का मतलब है वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट टू द कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है एफ, यहां से आ जाइए सीधा, तो फिक्सेशन ऑफ प्राइस। ओ का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आर का मतलब है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डी का मतलब है डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, उसके बाद वी का मतलब है वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, और डी का मतलब है डिटेक्शन ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड वेस्टेज। तो इस तरीके से हमने ये एक्रोनिम बनाया है जिससे आपको जनरल ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। ठीक है, तो आपको समझा भी दिया है, याद करने का तरीका बता भी दिया है। आराम से देखिए, सोचिए और बताइए, कोई डाउट है तो। नहीं है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए सर, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उन्हें कॉस्ट ऑडिट से क्या फायदा है, या वो कॉस्ट ऑडिट क्यों चाहते हैं कि कॉस्ट ऑडिट होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिटेड कॉस्ट डेटा, कि सर सोसाइटी का ये कहना है कि अगर कॉस्ट ऑडिट होगी तो हमारे पास नॉर्मल डेटा नहीं, ऑडिटेड डेटा अवेलेबल होगा और हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे।
ठीक है। रिगार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग एस्केलेशन क्लोज, एस्केलेशन क्लोज का नाम सुना आपने? एस्केलेशन क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स में चलता है कि सर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, पर अगर मार्केट में स्टॉक की रेट ही बढ़ गई, मटेरियल की रेट बढ़ गई, तो मैं आपसे ज्यादा लूंगा ना पैसे। पहले हमारी बात हुई थी कि आज सीमेंट 200 रुपए बैग चल रही है और उस हिसाब से हमने बात कर ली। आपने कहा कि सर इतने में काम कर दोगे 1 करोड़ में, मैंने कहा कर दूंगा। पर मैंने कहा सर देखो बात ऐसी है, मैं आपको जो 1 करोड़ का भाव लिख के दे रहा हूँ ना 1 करोड़ की जो कोटेशन दे रहा हूँ, ये मैं आज के रेटों के हिसाब से दे रहा हूँ, तो मैं तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगूंगा, पर कल को अगर सीमेंट के भाव बढ़ गए तो फिर मैं आपसे एक्स्ट्रा लूंगा, राइट। तो उस केस में एस्केलेशन क्लॉज एक्टिव हो जाता है, और अगर रेट बढ़ती है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, राइट। नेक्स्ट, फैसिलिटेशन इन सेटलमेंट ऑफ बिल्स इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये वहां से उठ के आया कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिट क्यों लगाई थी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने पीडब्ल्यूडी वगैरह के जो काम होते हैं उनके लिए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट देती थी। जब कॉन्ट्रैक्टर निकाल के लेके आता कि साहब देखो मेरी इतनी कॉस्ट आई है, तो उस कॉस्ट को वेरीफाई करवाने के लिए गवर्नमेंट कॉस्ट ऑडिट का यूज करती थी। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी यही करती है, वो भी ये चाहती है कि अगर ऑडिट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर इसने जो जो कॉन्ट्रैक्ट लिए, जिन जिन पे इसने काम किया, वो सही थे या नहीं थे, तो वो चीजें हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट, चैनलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर, ये वही चीज हो गई, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि सर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज है, मान लीजिए मेरे पास लेबर है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 100 लोगों का स्टाफ है। अब इस स्टाफ को मैं ए प्रोडक्ट में भी लगा सकता हूं, बी प्रोडक्ट में भी लगा सकता हूं, और सी प्रोडक्ट में भी लगा सकता हूं, ठीक है। जब ऑडिट होगी तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इसको कहां लगाना फायदेमंद है, और मैं इसको मोस्ट प्रॉफिटेबल एरिया में एम्प्लॉय कर सकता हूं, ठीक है। तो रिसोर्सेज का हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि देखो रिसोर्सेज हमने पहले भी पढ़ा है, ये तो अपने 11th-12th में ही पढ़ा है कि सर रिसोर्सेज जो है ना, उस पर सोसाइटी का भी हक है। रिसोर्सेज में सब आ जाते हैं, लेबर भी आ जाती है, वाटर भी आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाता है तो हम सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेते हैं। तो सोसाइटी ये चाहती है कि जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए, उसमें वेस्टेज ना हो, राइट। नेक्स्ट, क्या चाहती है सोसाइटी? रीजनेबल प्राइस, कि सर जो भी प्रोडक्ट हमें मिले वो रीजनेबल प्राइस में मिले। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज। प्रोडक्टिविटी क्या होती है सर? प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक तरीके से इनपुट और आउटपुट का रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो इन द सेंस कि सर अगर 10 लोग मिलके 400 यूनिट बना रहे हैं, इसका मतलब सर एक पर्सन की 40 यूनिट की प्रोडक्टिविटी है। अब अगर मुझे लगता है कि सर एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी 40 की नहीं 50 यूनिट की होनी चाहिए, तो फिर मुझे वहां पे इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश है, राइट। हाँ, और कॉस्ट ऑडिट में हमें ये पता चल जाएगा कि किस रिसोर्सेज का कैसा यूज हो रहा है, उसमें प्रोडक्टिविटी निकालने के भी पॉइंट आते हैं, इसलिए वहां से हमें पता चल जाता है कि कौन से रिसोर्सेज प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं और कौन से रिसोर्सेज प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज पिन पॉइंटिंग। पिन पॉइंटिंग मतलब हाईलाइट करना, पिन पॉइंटिंग एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी, पिन पॉइंटिंग एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी, कि कौन कौन से एरिया है जहां पे एफिशिएंसी अचीव नहीं हो रही है और क्यों नहीं हो रही है, तो वो हम पता लगाएंगे और उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे, राइट। ओके, तो ये थे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ए जो वर्ड है वो आपका यहाँ पे हमने लिखा है एज स्क्रिप्ट में, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिटेड डेटा। सेटलमेंट ऑफ बिल है, उसको हमने एस से डिनोट किया, सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट प्लस बिल। चैनलाइजिंग रिसोर्सेज को हमने सी से डिनोट किया है, चैनलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। फिर रीजनेबल प्राइस को हमने आर से डिनोट किया है सर, ठीक है। और इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी को हमने आई से डिनोट किया है, और पिन पॉइंटिंग एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी वो हमने पी से किया है। टी, टी मतलब टाटा बाय बाय, ठीक है, टी का मतलब टाटा बाय बाय, इतना ही है। बोलिए, आगे बात समझ में? एनी डाउट्स? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए पहले।
बोलिए भाई, यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाई ऐसी करो कि एक बार पढ़ लिया बस हो गया काम। बार बार एक क्लास को 4 बार लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कि सर जब आप कॉस्ट ऑडिट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी। ठीक है, तो क्या लिखा है, बियॉन्ड द प्रोप्राइटी, बियॉन्ड द प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी क्या होती है सर? प्रोप्राइटी का मतलब ये होता है, इसमें अलग अलग होता है, जैसे फाइनेंशियल प्रोप्राइटी मतलब जितना खर्चा हम किसी चीज पे कर रहे हैं, क्या हमें उससे उतना बेनिफिट मिल रहा है, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटी। तो प्रोप्राइटी तो चेक करनी है, इनका कहने का मतलब बियॉन्ड द प्रोप्राइटी का मतलब प्रोप्राइटी तो चेक करनी है। साथ में ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट स्कोप encompasses ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इट्स इंप्रूवमेंट। ये सब चीजें हमें देखनी है। तो कॉस्ट ऑडिट में जनरल चेकिंग नहीं, हम अच्छे से चेकिंग करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करवा रही है उसको बेनिफिट मिले। राइट, ठीक। सर क्या होगा, आप इतना बड़ा स्कोप क्यों ले रहे हैं? आप प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे, आप एफिशिएंसी भी चेक करेंगे, आप प्रोडक्टिविटी भी चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या मिलेगा इतना स्कोप करके? तो देखो उसको लिखा गया है कि अगर आप कॉस्ट ऑडिट का एरिया वाइडर रखेंगे तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट होंगे। क्या क्या बेनिफिट होंगे? पहला, कंट्रोल ओवर एलिमेंट वाइज कॉस्ट, कि सर एलिमेंट वाइज जो कॉस्ट है उस पर कंट्रोल लगेगा। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है, ओवरऑल कॉस्टिंग तो आपकी सही आ रही होती है, तो आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, पर जब आप पार्ट्स वाइज देखते हैं कि मटेरियल कितना, लेबर कितना, ये कितना, वो कितना, तो आपको समझ में आता है कि इस पॉइंट पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। राइट, तो वो कॉस्ट ऑडिट से पता चल सकता है, उसको आप कॉस्ट ऑडिट के एम्बिट में ले आइए, आपको फायदा डेफिनेटली होगा। हेल्प इन डिटरमाइनिंग सेल्स प्राइस एंड मार्जिन, मार्जिन और प्राइस सेट करने में कॉस्ट ऑडिट का फायदा होता है, बिल्कुल होता है। अभी ये अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो ये एडवांटेज है बेसिकली, इसके आगे क्या वर्ड लगा हुआ है? हेल्प इन। तो हेल्प इन को क्या बोल सकते हैं अपन? बेसिकली एडवांटेज, कि कॉस्ट ऑडिट के स्कोप को बड़ा करने का ये एडवांटेज है। ठीक है, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब ऑडिट होगी उसके जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएंगे तो उनके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेसेसिटी एंड रिजल्ट फ्रॉम ईच ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म, कि सर किस किस एक्टिविटी को हमने किया, उससे हमें क्या क्या फायदा हुआ, उनके करने की जरूरत थी या नहीं थी, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड और बजटरी कंट्रोल, तो स्टैंडर्ड और बजटरी कंट्रोल सेट करने में, वेस्टेज को मिनिमाइज करने में, एक एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। देखो ऊपर वाली सारी चीजें ही आ रही हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव थे, उनके लिए हम कॉस्ट ऑडिट कर रहे थे और ये हमें कॉस्ट ऑडिट करके मिलेगा, तो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, अलग नहीं है। एंड लास्ट वन इज एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, हमने ये तो पढ़ा था, ये रहा कि सर वहां पे हमें पता चल जाएगा कमी क्या है और फायदा ये हो जाएगा कि हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो दीज आर बेनिफिट्स, आप बेनिफिट्स में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट लिखें स्कोप को ज्यादा करने के। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ऑडिट आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करें, उसमें उसका स्कोप आप अच्छा खासा रखें और उसमें उन सब चीजों को कवर करें ताकि आपको बेटर डिसीजन मेकिंग मिल सके। ठीक है, देखो जो चीज मैं बोल रहा हूं ना वो चीज लिखी भी है, यहां से आप पढ़िएगा इसको क्या लिखा हुआ है। Hence, cost audit not only to be considered as compliance, कि सर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारा टर्नओवर एक्सीड हो रहा है इसलिए हमें तो करना पड़ेगा, वो वाली बात मत करो कि करना पड़ेगा। जैसे हेलमेट, सर बाइक पे बैठे हैं, हेलमेट लगाना पड़ेगा, पुलिस वाला पकड़ लेगा, चालान काट देगा, अरे भाई इसके लिए थोड़ी हेलमेट लगाते हो। ठीक है, अपनी जिंदगी से ज्यादा, ठीक है, अपनी जिंदगी से ज्यादा क्या तुम्हें चालान की परवाह है? नहीं। तो हेलमेट इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि सर नहीं लगाऊंगा तो पुलिस वाला पकड़ लेगा, चालान काट देगा, इसलिए लगाना चाहिए कि मेरी सेफ्टी है। तो वैसे ही कॉस्ट ऑडिट सिर्फ इसलिए मत करवाओ कि सिर्फ कंप्लायंस टूल है कि सब करना पड़ेगा, टर्नओवर एक्सीड हो गया, नहीं करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी, बल्कि इसको यूज करो कि हम इससे कुछ आउटकम निकाल सकें और इससे हम कुछ फायदा ले सकें। समझ गए? ओके, तो बियॉन्ड द कंप्लाइंस जाइए और बियॉन्ड द कंप्लाइंस जाके इसको यूज करिए, फायदा होगा आपको। ठीक है, बताइए क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए भाई। डन, चलिए। यूटिलिटी
एंड एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो वैसे तो अभी हमने जो पढ़े वो एडवांटेज ही थे, पर उसको इस सेंस में लिखा गया था कि कॉस्ट ऑडिट के स्कोप को वाइडर करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, इन इनिशियल ईयर, सर जब कॉस्ट ऑडिट शुरू में आई थी तो इसे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म बोला गया था। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म क्यों, कि सर कॉस्ट ऑडिट करवा लो, उससे कॉस्ट पता कर लो सही है क्या, और जब पता चल जाएगा कि कॉस्ट सही है तो ये देख लो हमने प्राइस सही फिक्स की है क्या। तो पहले सिर्फ इसके लिए यूज करते थे। आपको पता है कई चीजें ऐसी हैं जिनकी प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, बताओ है क्या ऐसी, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। पेट्रोल हो गया, गैस हो गई, और लिकर, लिकर की भी तो करती है, शराब दारू की। ठीक है, मेडिसिन भी है कुछ, यस। तो ये सर वो चीजें हैं जिनकी प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट में भी गवर्नमेंट का ये था, कॉस्ट ऑडिट करा लो, उसके हिसाब से इसको ऊपर नीचे करते रहो। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही चल रहा था कॉस्ट ऑडिट। तो सर इनिशियल ईयर में कॉस्ट ऑडिट को सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म माना जाता था। ठीक है, और उसके हिसाब से चलाया जाता था। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड एन authentic data to the government to regulate the demand and supply in the country through a price control mechanism। ये आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट चाहे तो मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकती है, बिल्कुल। ठीक है, जैसे बैंक में होता है, बैंक में मनी सप्लाई अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी है तो आरबीआई जो है वो रिवर्स रेपो रेपो रेट को ऊपर नीचे कर देती है, तो मनी की सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो जाती है। वैसे ही गवर्नमेंट क्या कर देती है, जैसे मान लीजिए कि कई बार होता है ना, प्याज वगैरह हो गए तो महंगे हो रहे हैं सर, तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करते हैं, महंगा कर देते हैं या बैन लगा देते हैं एक्सपोर्ट में। तो वो उनको कंट्रोल करते रहते हैं, अगर उनको लगता है कि इंडिया में सप्लाई शॉर्ट हो गई तो वो एक्सपोर्ट को बैन लगा देते हैं। ठीक है, जब रेगुलराइज हो जाती है तो एक्सपोर्ट खोल देते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट करती रहती है। तो स्टार्टिंग में तो इससे सिर्फ इसी चीज के लिए काम में लिया जा रहा था। बाद में एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो आप, ये कोई सिर्फ प्राइस कंट्रोल करने की चीज थोड़ी है, फायदा उठाइए कॉस्ट ऑडिट का, कॉस्ट ऑडिट से तो बहुत सारे फायदे हैं। तो हमने कहा अच्छा कैसे, तो सुनिए, एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टडी द कॉस्ट ऑडिट सिनेरियो इन द कंट्री हाईलाइटेड द फॉलोइंग बेनिफिट। उन्होंने क्या कहा कि सर आप सिर्फ इसको कॉस्ट ऑडिट मैकेनिज्म मत लीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, इसमें देखो कितने फायदे हैं। हमने कहा बताओ, तो कहता है सर पहली बात तो ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट को स्ट्रक्चर करने में काम आती है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर समझते हैं, अनस्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिसका कोई फॉर्मल तरीका नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसका फिक्स फॉर्मेट होता है या जो पर्टिकुलर वे में चलती है। तो सर अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेतरकीब चल रही है, तो जब कॉस्ट ऑडिट होगी तो ऑडिटर हमें हाईलाइट करके देगा कि सब देखो ये चीजें आपकी प्रॉपर नहीं है, और हम उसका एक प्रॉपर डिजाइन तैयार कर देंगे। तो उसमें हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। ठीक है, टूल ऑफ असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर ऑडिटर ने कहा कि आपकी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और आप सही चल रहे हैं, किसी तरीके की कोई वेस्टेज नहीं है, तो आपको पता चल रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। बट अगर ऑडिटर कहता है कि साहब आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है क्योंकि आपके यहाँ पे वेस्टेज बहुत है, अब नॉर्मल लॉसेज बहुत है, तो आपको पता चल रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो बेसिकली बात ये हो गई कि सर जैसे डॉक्टर के पास चेकिंग करवाने से हमें इम्प्रूवमेंट मिलता है क्या, क्योंकि हमें कमी पता चल जाती है और हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर से ऑडिट करवाने पे भी हमें क्या होता है, कमियां पता चलती है और हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। गुड प्रैक्टिस इन द कॉस्टिंग शुड बी सपोर्टेड ए रेंज ऑफ बोथ रेगुलर और नॉन रूटीन डिसीजंस। मतलब ये कि सर अगर आप ऑडिट करवाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो जो भी आप डिसीजन लेते हैं, चाहे वो रेगुलर रोजाना वाले डिसीजन है, चाहे वो नॉन रूटीन वाले डिसीजन है, उनमें आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। राइट, चलिए, तो ये थे कॉस्ट ऑडिट के कुछ बेनिफिट्स। चलो एक लास्ट पॉइंट बचा है, ये और कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 148। देखिए सर वैसे तो क्या है कि ऑडिट के जो सेक्शन है ना वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है। ठीक है, पहले आती है फाइनेंशियल ऑडिट, पूरे लिख दो क्या, फाइनेंशियल ऑडिट। कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ऑडिट के जो सेक्शन है ना वो 139 से 147 तक है। ठीक है, फिर आती है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का जो सेक्शन बनाया गया वो 148 बनाया गया। फिर आती है सर सेक्रेटरियल ऑडिट, और सेक्रेटरियल ऑडिट का जो सेक्शन बनाया गया वो 204 बनाया गया। ठीक है,
तो सर ऐसा क्यों कि फाइनेंशियल ऑडिट में तो सेक्शन 139 से 147 तक, और कॉस्ट ऑडिट में सिर्फ 148 और सेक्रेटरी ऑडिट में सिर्फ 1204, ऐसे क्यों? सर ऐसा इसलिए कि लॉ मेकर ने क्या कहा, लॉ मेकर ने कहा कि सर हम देखिए फाइनेंशियल ऑडिट में ना हम डिटेल में प्रोविजन लिख देते हैं कि ऑडिटर कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट फला, सब कुछ लिख देते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेम एज कंपनी ऑडिटर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, सेम, अगर लिखना होगा किसी पॉइंट पे तो लिख देंगे। तो इसलिए कॉस्ट ऑडिट को लेके एक ही सेक्शन बनाया गया और वो है सेक्शन 148, ठीक है। तो इसलिए कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेक्शन। अच्छा आप कहोगे सर क्वालिटीज, राइट्स ऑफ ऑडिटर, राइट एंड ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, रेम्युनरेशन, ये सब चीजें कॉस्ट ऑडिटर की डिफाइन नहीं है। तो आंसर है कि नहीं जी, कॉस्ट ऑडिटर की ये डिफाइन नहीं है, वहां पे लिखा गया है कि सेम एज कंपनी ऑडिटर। तो इसलिए एक ही सेक्शन बनाने की जरूरत पड़ी यहाँ पे। बाकी जब बाद में लगा कि नहीं थोड़ा डिटेल में तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए CRA रूल्स बनाए गए, CRA रूल्स 2014 बना दिए और उसमें कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में सिर्फ एक ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 148, जो कॉस्ट ऑडिट के साथ डील करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सर सेक्शन 148 में सब कुछ ठूस दिया, और सेक्शन 148 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि भाई आप बता सकते हो कि किसे कॉस्ट ऑडिट करवानी है और किसे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है, किसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं और किसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं रखने हैं। ये सब रूल बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि सेक्शन 148 से आता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। The central government may direct some organization to include some item of books of accounts. अभी बताया था मैंने आपको कि जैसे फार्मा इंडस्ट्री को बोल दिया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन का डेटा रखो, तो वैसे ही किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी तरीके का डेटा रखने का डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, राइट। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है लिमिट कि सर किसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं रखने हैं। इसको फिक्स करने का पावर भी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है हमारा जो CMA इंस्टीट्यूट है ना, ये सीधा किसके अंडर में काम करता है बताओ, CMA इंस्टीट्यूट, MCA है ना, उल्टा कर दो, CMA इंस्टीट्यूट MCA के अंडर में काम करता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। तो इसकी सारी जो भी चीजें होती है वो MCA में जाती है, राइट। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो कॉस्ट ऑडिट की लिमिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की लिमिट को अप एंड डाउन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितनी लिमिट है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। वैसे 35 करोड़ है, पर डिटेल में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। द कॉस्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑडिट अगर आपको करनी है तो आपको CMA होना पड़ेगा और आपके पास COP होनी पड़ेगी। CMA होने का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप होने चाहिए, और COP होने का मतलब है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। मतलब ये कि आप CMA का एग्जाम पास करते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, जो PPOP जो होती है वो हो जाती है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप कॉस्ट ऑडिट करें, ठीक है, तो आपको पहले मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और उस मेंबरशिप के साथ में आपको COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, तभी आप कॉस्ट ऑडिट जैसी चीजें कर सकते हैं। तो कोई भी प्रैक्टिस वाला काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास COP हो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ मेंबरशिप ली, COP नहीं ली, तो आप इंस्टीट्यूट के मेंबर तो हैं, पर आप कॉस्ट ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। समझ रहे हैं बात को? यस। तो मेंबरशिप अलग है। सर मैंने CMA पास किया, देखो मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, आपने CMA पास कर लिया, जैसे आपने CMA पास किया, क्या आप अपने नाम के आगे CMA लगा सकते हो? CMA क्या नाम है अभी तुम्हारा, सपना, चलो क्या ऐसा लगा सकते हैं आप? जैसे ही आपका CMA फाइनल का एग्जाम पास हो गया, क्या आप लिख सकते हैं CMA सपना? आंसर इज नो। लॉजिकली एज पर रूल देखा जाए तो नहीं, हालांकि हम लोग सोशल मीडिया पे तुरंत अपडेट कर देते हैं उसी दिन CMA, ठीक है। लॉजिकली नहीं, जब तक आप इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं होते आप CMA वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप लेनी होती है, ठीक है, फिर आप CMA वर्ड यूज कर सकते हैं। पर ठीक है, सोशल मीडिया पे तो चल रहा है सर, कोई नहीं रोकता, तो वो चलता रहता है, ठीक है। पर ऑडिट करने के लिए या किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको COP लेना मैंडेटरी है, उसके बिना आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर, ये भी बात सुन लो
कि सर अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। सर ये तो वैसे ही नहीं बन सकता। पहले क्या होता था, पहले ऐसा था जब कंपनीज एक्ट, मैंने पहले भी बताया था, जब कंपनीज एक्ट 1956 चलता था ना, तब सीए भी कॉस्ट ऑडिट कर सकता था। तो अगर कोई सीए है और वो किसी कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट है और वही चाहता है कि मैं कॉस्ट ऑडिट भी कर दूं, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेम नहीं हो सकते हैं। पर अब तो सर सिस्टम ही चेंज हो गया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर सीए कर सकता है, सीए में नहीं कर सकता। कॉस्ट ऑडिट सीए में कर सकता है, सीए नहीं कर सकता। तो अब तो वो वैसे ही सेम नहीं हो सकते, राइट? ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द ऑडिटर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये तो बात की है। आगे आइए सर, देखो ये है काम की चीज कि सर क्वालिफिकेशन, देखो क्या क्या चीजें बोली है कि सर क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन applicable to the auditor is the same as company auditor। मिल गया आपको जवाब? तो जो कंपनी ऑडिटर पे, जो सीए पे एप्लीकेबल है, वही सब चीजें आपके ऊपर है। तो क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज सब वही वाली है, राइट? ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी सबमिटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये तो ठीक है भाई, जब कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करेगा तो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करेगा। तो इसमें तो बोलने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। ए कंपनी सेल विद इन 30 डेज। अब ये इन्होंने क्या कर रखा है, देखो प्रॉब्लम ये है कि ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर में सब आने वाली है, पर इन्होंने यहाँ पे भी दे रखी है, ठीक है। और यहां पे देने से कोई लॉजिक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग टू द एंड पढ़ेंगे ना कि ऑडिटर कब अपॉइंट होता है, फिर ऑडिट करता है, फिर रिपोर्ट सबमिट करता है, तब तो चीजें समझ में आएगी। अब वो सारी चीजें तो बताई चैप्टर 2 में, और चैप्टर 1 में बीच बीच में ये पॉइंट डाल दिए। ठीक है, चलो फिर भी मैं एक बार रीड करवा देता हूं। ए कंपनी सेल विद इन 30 डेज from the date of the receipt of the copy of the cost audit report shall forward such report to the central government along with the full information and explanation on every reservation। अब देखो ये क्या है, आप हो, मैं यहां लिख देता हूं कि सर आप हो CMA होल्डिंग COP, ये है ऑर्गेनाइजेशन, आपने इसकी कॉस्ट ऑडिट की, ठीक है। अब कॉस्ट ऑडिट करके आपने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट दे दी किसको? कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी को जैसे ये रिपोर्ट मिलेगी तो हो सकता है इस रिपोर्ट में कुछ कमियां लिखी हो कि आपकी कमी है, आपके यहां फ्रॉड मिला है, कुछ भी लिखा होगा। तो आप कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इस रिपोर्ट को, ठीक है, कंपनी क्या करेगी? इस रिपोर्ट को प्लस इस रिपोर्ट में जो कमियां लिखी हैं उसका जवाब, जिसको बोलते हैं हम एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इन दोनों को रेडी करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करता है और ऑडिट रिपोर्ट दे देता है कंपनी को, और एक कॉपी ROC को भी देता है, ठीक है। जब ये रिपोर्ट कंपनी के पास पहुंचती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, सुनिए। सर कंपनी की वर्किंग कैसे होती है? मुझे लगता है सर कंपनी की वर्किंग कुछ ऐसे होती है, ठीक है। ये कंपनी है, इस कंपनी को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और इस कंपनी के मालिक जो है वो शेयर होल्डर है। एम आई राइट? ये कंपनी है, कंपनी को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मालिक नहीं है, राइट, और मालिक शेयर होल्डर है, ठीक है। अब सर जो वर्किंग हो रही है वो वर्किंग कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है। तो अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है, कुछ कमी रहती है, तो जिम्मेदार कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अगर उस चीज पे कोई उंगली उठती है तो उसका जवाब कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट, ठीक है। तो जैसे ही कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में लिखा कि भाई इस साल कंपनी में ये फ्रॉड हुए, ऐसा हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? इस रिपोर्ट को प्लस इसके जवाब को, इन दोनों की एक फॉर्म बना के, जिस फॉर्म को बोलते हैं हम CRA-4, वो अभी आगे चैप्टर में बताएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा, ठीक है। अब समझिएगा, ऑडिटर ने जब रिपोर्ट बनाई तो ऑडिटर ने रिपोर्ट एक तो कंपनी को दी, एक ROC को दी। ROC मतलब क्या? गवर्नमेंट। अरे ROC का मतलब ही क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आ गई कॉस्ट ऑडिटर के पास से, ठीक है, और इधर से एक फॉर्म आ गया कंपनी के पास से। तो जो
आरओसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वेरीफाई कर सकती है कि ऑडिटर ने क्या कमियां बताई थी और कंपनी ने उन कमियों का क्या जवाब दिया। जब ये दोनों चीजें गवर्नमेंट के पास है तो ट्रांसपेरेंसी है ना मेरे भाई, बोलो है या नहीं है। एक तरफ तो ऑडिटर ने कंपनी को बता दिया कि तुम्हारी ये कमियां हैं, ठीक है, वही कमियां उसने गवर्नमेंट को बता दी कि इस कंपनी में ये कमियां हैं, और फिर जो मैनेजमेंट है वो जवाब देता है इन कमियों का कि ये कमियां क्यों है, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो अब आराम से जज कर सकती है ना कि क्या चल रहा है, क्योंकि उसके पास कमियां भी आ गई और उन कमियों का जवाब भी आ गया। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अभी तो सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आया है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये दो क्वेश्चन तो सर बुक के हैं, जिसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो अलग से इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा कहते हैं सर जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सर 1965 में कॉस्ट ऑडिट आई थी, फिर क्या क्या हुआ, 44 सेक्टर नोटिफाइड हुए वगैरह वगैरह, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑडिट क्या है, इसके पर्पज क्या है, ये जून 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये हमारे नोट्स में कवर हो चुका है, हम इसको पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये बताइए। तो सर जनरल ऑब्जेक्टिव हम पढ़ चुके हैं और ये देखिए जून 2023 में स्ट्रेट फॉरवर्ड आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। सर कॉस्ट ऑडिट के फायदे क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं फायदे, और ये भी दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। सोशल ऑब्जेक्टिव देखो जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, ए स्क्रिप्ट वाले, कौन से वाले, ए स्क्रिप्ट, ऐसा याद करना है आपको, ठीक है। तो ए स्क्रिप्ट वाले जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पढ़ा है, ये दिसंबर 2009 में, दिसंबर 2011 में और जून 2023 में 3 बार आ चुके हैं, बताओ, समझ रहे बात को। तो बहुत इजी है, ठीक है। एंड लास्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये भी हमारे में कवर है कि सर कॉस्ट ऑडिट में प्रोप्राइटरी भी चेक की जाती है, उसमें सब चीजें चेक की जाती है, अथेंटिसिटी वगैरह सब, और स्कोप के क्या फायदे हैं वो आप इसमें लिख दीजिए। भाई स्कोप तो इतना बड़ा नहीं होगा, पर आप उसमें क्या लिख दीजिए, उसके क्या फायदे हैं, स्कोप के वाइडर होने के क्या बेनिफिट्स है, वो सब लिख सकते हैं। ये जून 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास इन सारे क्वेश्चन के जवाब है तो इसका मतलब आपकी मॉड्यूल भी कवर हो गया है और आपका स्कैनर भी फुल्ली कवर हो गया है, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप मजा आया होगा आपको, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।